हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश जोशी इंडिया के बेस्ट ऑनलाइन क्लासेस उत्कर्ष क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो कैसे सारे चैंपियंस शानदार मजे में होंगे आप सभी लोग, और आपकी तैयारी भी बहुत बढ़िया चल रही होगी। तो आज की इस क्लास के अंदर बेटा हम लोग बात करेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड और असहयोग आंदोलन के बारे में। मैं बात कर रहा हूँ आपके इतिहास की चैप्टर नंबर 2। ओके, जैसे आपको पता होगा कि आपके इतिहास के अंदर, ठीक है ना, इतिहास के अंदर मैं कह रहा हूं कि इतिहास के अंदर जो आपका चैप्टर नंबर है 2, ठीक है ना, इतिहास का कौन सा अध्याय मैं आज पढ़ाने वाला हूं, आपके इतिहास के अध्याय दूसरा जो है बेटा, उस अध्याय 2 के अंदर आपके 2 टॉपिक दे रखे हैं जो बड़े ही शानदार, बड़े ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसमें से एक रहने वाला आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड का और दूसरा असहयोग आंदोलन की पूरी कहानी। मतलब कि दोनों ऐसी घटनाओं के बारे में अध्ययन करने वाले हैं जो गत वर्षों की जितनी भी आपकी परीक्षाएं हुई है उन परीक्षाओं में इनमें से प्रश्न अवश्य पूछे गए हैं। और यहाँ से पूछे जाने वाले जो प्रश्न है वो हमेशा आपका दीर्घ उत्तरात्मक और निबंधात्मक प्रश्न बना है। कहने का तात्पर्य है अच्छा खासा स्कोर आपके इन दोनों क्वेश्चन को पूरा करने से हो सकता है। तो आज की इस क्लास के अंदर हम इन दोनों घटनाओं को पूरे विस्तार से जानेंगे और ये घटनाएं घटित क्यों हुई थी, इसके क्या पीछे कारण था। जैसे बात करता हूं मैं जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो ऐसा क्या माहौल हो रखा था जिसकी वजह से जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसी एक घटना घटित हुई थी, उसकी हम चर्चा करेंगे। देन असहयोग आंदोलन जो शुरू हुआ था वो क्यों हुआ था, तो इसके बारे में हम जानने के लिए आज हम बात करेंगे चर्चा इस क्लास के अंदर। तो पहले तो आप सभी लोग इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर कर बेटा, जो 10th बोर्ड में ड्रीम 100 का सपना लेकर बैठे हैं, जिनका 100 का सपना है वो पूरा यहीं से होने वाला है। तो चलिए हम बात करते हैं इस दोनों टॉपिक के ऊपर। सबसे पहले की अगर मैं घटना की बात करता हूं आप लोगों के बेटा, तो इसमें है आपकी प्रथम विश्व युद्ध से हम बात शुरू करेंगे। मतलब कि सीधा जलियांवाला बाग हत्याकांड अगर पढ़ोगे तो ये घटना क्यों हुई थी, ऐसा क्या माहौल उसमें बन चुका था। तो बात करूंगा मैं प्रथम विश्व युद्ध से। आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे कि अगर महात्मा गांधी की बात करता हूं तो महात्मा गांधी जब भारत में आए थे बेटा, वो 1915 जनवरी 1915 में भारत आ चुके थे। उसके बाद उन्होंने अपने जीवन में 3 सत्याग्रह कंप्लीट किए थे। जैसे कि सबसे पहले उन्होंने 3 सत्याग्रह किए थे बिहार, जैसे चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह और अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। ये 3 घटनाएं उन्होंने, मतलब आते ही सबसे पहले उन्होंने 3 सत्याग्रह किए थे, उन्होंने उनको सफलता भी मिली थी। लेकिन ये प्रथम विश्व युद्ध हमें पढ़ना क्यों जरूरी है आपको पता होगा प्रथम विश्व युद्ध जो है वो वर्ष 1914 में शुरू हुआ था और 1918 तक चला था। लगभग 4 वर्षों से अधिक समय तक ये जो है युद्ध चला था। और इस युद्ध के अंदर 2 गुटों के मध्य युद्ध लड़ा गया था, जिसमें एक मित्र और दूसरे थे आपके धुरी राष्ट्र। तो वहीं से कहानी शुरू होती है जहां आगे जाकर जलियांवाला बाग हत्याकांड और असहयोग जैसी घटनाओं को जो है प्रभावित करता है। जिसमें बात करता हूं, ये जो प्रथम विश्व युद्ध है वह वर्ष 1914 में शुरू हुआ था। अपन जानते हैं 1914 में युद्ध शुरू हुआ था और वर्ष 1918 तक चला था। जुलाई 1914 से लेकर नवंबर 1918 तक युद्ध चल रहा था। और इस युद्ध के अंदर जो है वो 2 गुट बन चुके थे बेटा। एक थे आपके धुरी राष्ट्र, कौन थे, धुरी राष्ट्र, ठीक है, और दूसरे आपके थे मित्र राष्ट्र। तो एक गुट को हम कहते थे धुरी राष्ट्र और दूसरे को कहा जाता मित्र राष्ट्र। धुरी भी कह सकते हो या केंद्रीय शक्तियों के नाम से भी इनको जाना जाता है। फिर मैं बात करता हूं आगे नेक्स्ट आप लोगों के। तो जैसे कि आपको पता होगा तो जैसे कि मैं बात करता हूं धुरी और मित्र 2 राष्ट्र है। 1914-1918 से युद्ध जो चला था। अब देखो यहां पर आपको ध्यान रखना है जो धुरी राष्ट्र में कौन कौन शामिल थे। तो यहां पर आपके जो राष्ट्र का नाम आता है, सबसे पहले मैं बात करता हूं जर्मनी, ठीक है ना। एक तो इसमें आपके था जर्मनी, क्लियर। दूसरा कौन था इसके, जर्मनी के साथ इसके अंदर था आपके तुर्की, ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बेटा तुर्की के साथ साथ और कौन थे, ओटोमन साम्राज्य, मतलब मुस्लिम साम्राज्य इसके अंदर थे। यहाँ बात करता हूँ मित्र राष्ट्र के अंदर, तो यहाँ पर थे एक तो ब्रिटेन, ठीक है, फ्रांस और रूस। तो ये थे एक गुट के अंदर, दूसरे गुट में ये लोग थे। इन दोनों के मध्य जो है प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो ब्रिटेन मित्र राष्ट्र के अंदर शामिल हैं, ठीक है ना। और उस समय
जब 1914-18 के बीच की बात होता उस समय जो है भारत पर ब्रिटिश राज था, मतलब कि अंग्रेजों का ही अधिकार था। भारत इनका उपनिवेश था ब्रिटेन का। तो उस समय अंग्रेजों ने भारतीय लोगों से बोला था, आप हमारे साथ प्रथम विश्व युद्ध के अंदर सपोर्ट कीजिए, हम ये युद्ध जीतने के बाद आपको बहुत अच्छा उपहार देंगे, आपको इनाम देंगे। तब यहाँ पर हमारे भारतीय लोगों ने ब्रिटेन का साथ दिया था, इनका सपोर्ट किया था। युद्ध खत्म हो गया, मित्र राष्ट्र जीत चुके थे, मतलब ब्रिटेन का जो गुट था वो जीत चुका था। ये सारे जो हैं दल मतलब इस तरफ जो देश थे वो सारे हार चुके थे, धुरी शक्तियां हार चुकी थी, ठीक है ना। और युद्ध की शुरुआत पता ही है, ऑस्ट्रिया राजकुमार की हत्या के साथ इस युद्ध की शुरुआत हुई थी। तो जब हमने देख लिया है ये जीत चुका है ब्रिटेन, तो इसने क्या इनाम दिया आपको पता है? जब युद्ध में जीत गया था उसके बाद में इसने एक कानून बनाया बेटा, मतलब कि इनाम तो कुछ नहीं दिया, लेकिन एक ऐसा कानून बनाया, इतना खराब कानून बनाया जिसने भारतीयों के मन में पूरा गुस्सा भर दिया था। मतलब कि एक तो हम इसको सपोर्ट कर रहे हैं, ऊपर से इसने इस तरह से हमारे साथ व्यवहार किया। और जो एक कानून बनाया था, कौन सा कानून बनाया था, वो होगा आपके रोलेट एक्ट, ठीक है ना। ये बनाया गया था सिडनी रोलेट के द्वारा। एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था सिडनी रोलेट, उसके द्वारा रोलेट एक्ट बनाया था और मार्च 1919 में इसको लागू किया था। अब ये क्यों बनाया गया था आपको पता है बेटा? इसके बनाने के पीछे इसका उद्देश्य क्या था अंग्रेज सरकार का? तो रोलेट एक्ट बनाने के पीछे अंग्रेज सरकार का उद्देश्य था कि जो भारतीयों के द्वारा जो भी राजनीतिक गतिविधियां की जाती है उस पर हम रोक लगा दें। मतलब कि इस कानून के द्वारा, ये जो सिडनी रोलेट के द्वारा जो एक कानून बनाया गया, अधिनियम बनाया गया था, इस अधिनियम के द्वारा हमारी प्रेस की आजादी खत्म कर दी गई थी। प्रेस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया था, कुछ भी समाचार पत्र छापने पर रोक लगा दी गई थी, है ना। बिना हम उसकी अनुमति के, अंग्रेज सरकार की अनुमति के बिना हम किसी प्रकार का समाचार पत्र नहीं छाप सकते थे। उसी के साथ हम किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधियां नहीं कर सकते थे। जैसे कि हम कह सकते हैं हड़ताल है ना, कोई भी आंदोलन करना है, हड़तालें करनी है, उपवास करना है, ऐसे कोई भी जो जुलूस निकालना है या सभाएं करनी है, ऐसी कोई भी कार्य हम लोग नहीं कर सकते हैं। इस पर पूरी तरह से अंग्रेज सरकार के द्वारा रोक लगा दी गई। मतलब कि इन्होंने इस कानून के द्वारा दो काम किया था, एक तो प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया था, प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया पूरी तरह से, ठीक है, और दूसरा हमारी जो राजनीतिक गतिविधियां थी उन राजनीतिक गतिविधियों पर रोक लगा दी, है ना। इस पर भी प्रतिबंध कह सकते हो, राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध, ठीक है, गतिविधियों पर प्रतिबंध। मतलब कि ऐसा काम इन्होंने किया। अब सोचो ये इन लोगों ने क्या उद्देश्य था इस कानून को बनाने का, कि जो भी राजनीतिक गतिविधियां होगी वो अब नहीं कर सकते हो आप, किसी प्रकार का जुलूस, हड़ताल, आंदोलन ऐसे कुछ भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि यही माहौल था उस समय। आपको पता होगा कि अंग्रेज सरकार को निकालने के लिए भारतीय क्रांतिकारियों के द्वारा ऐसे जो कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता था, आंदोलन करना, धरना देना, प्रदर्शन करना, जुलूस निकालना, ये आम बातें थी। लेकिन अंग्रेज सरकार नहीं चाहती थी हम ऐसा कोई भी कार्य करें, तो उसने इस तरह से कानून बनाया कि ये दोनों कार्य आप किसी प्रकार से बिल्कुल नहीं कर सकते, उस पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है, ठीक है। अब रोक लगाने के साथ क्या किया गया, अगर कोई इस चीज का उल्लंघन करता है तो उसे पकड़कर जेल में डाल दिया जाएगा। मतलब कि जो भी व्यक्ति कोई राजनीतिक गतिविधियां करता है या सरकार के द्वारा बनाए गए अधिनियम का उल्लंघन करता है तो उस व्यक्ति को पकड़कर 2 साल के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। इसमें आपको वकील करने का अधिकार भी नहीं होगा, न ही आपकी सुनवाई होगी, न दलील न वकील, ऐसा कानून था ये। मतलब आपकी सुनवाई भी नहीं होगी और आपको अपनी जो है प्रोटेक्ट करने के लिए आपको वकील भी करने की इजाजत नहीं होगी, आप वकील भी नहीं कर सकते हैं। तो एक ऐसा कानून बनाया गया और उस व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए, बिना किसी प्रकार की सुनवाई की उस व्यक्ति को पकड़कर 2 साल तक जेल में रख सकते हैं, ऐसा प्रावधान रखा गया इस अधिनियम के द्वारा। तो जब यह अधिनियम बना गया तो उस समय अंग्रेजों के प्रति जो भारतीयों के मन में बहुत भयंकर गुस्सा फूट चुका था और महात्मा गांधी ने तो इस कानून को काले कानून की संज्ञा भी दी थी। महात्मा गांधी ने बोला था कि ये जो कानून है ये कैसा है, ये तो बिल्कुल काला कानून है ना, ये तो बिल्कुल क्या है, काला कानून है, जिसके तहत आप हमारी राजनीतिक गतिविधियों को रोकने का कार्य कर रहे हो और प्रेस की आजादी हमसे छीन रहे हो। तो महात्मा गांधी बोला भाई ये तो बिल्कुल गलत है, जो कि अंग्रेज सरकार द्वारा लगभग 18 मार्च के आसपास ये बना था, है ना, 18 मार्च 1919 को ये पारित हुआ था।
तो इसके खिलाफ महात्मा गांधी ने बोला कि अब हमें इसके खिलाफ एक आंदोलन करना जरूरी है ताकि सरकार अपने अधिनियम वापस ले लें। तो महात्मा गांधी ने बोला कि हम पूरे राष्ट्र में एक साथ हड़ताल का आयोजन करेंगे और उसकी तारीख तय की गई थी। वो इसके जस्ट नेक्स्ट घटना है, ठीक है ना। देखो आप घटना पूरी पढ़ते बेटा। पहले प्रथम विश्व युद्ध हुआ था जिसमें हमने देखा कि ब्रिटिश जीत चुके थे, हमसे सपोर्ट लिया था, हमें इनाम देने का वादा किया था और इनाम के रूप में ऐसा अधिनियम दिया है ना, जिससे काला कानूनपन कह सकते हैं कि हमारी पूरी तरह से उसने आजादी छीन ली, तरह से देखा जाए तो। अब राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आयोजन करने के लिए महात्मा गांधी ने बोला कि हम क्या करेंगे, रोलेट एक्ट के विरोध में, किसके विरोध में, जो ये रोलेट एक्ट बनाया गया है ना, एक्ट 1919 के विरोध में, 19 के विरोध में, ठीक है। पूरे भारत में क्या किया जाएगा, विरोध में हड़ताल। और ये हड़ताल करने का जो डेट फिक्स किया था उसने किया था 6 अप्रैल 1919। इसकी डेट क्या रखी थी, 6 अप्रैल 1919। 6 अप्रैल 1919 को हम पूरे भारत में एक साथ इस हड़ताल का आयोजन करेंगे। अब अंग्रेज सरकार जो है वो डर चुकी थी। उसने कहा भाई पूरे भारत में एक साथ अगर लोग आंदोलन करेंगे तो उसे रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो क्यों ना हम ऐसा करते हैं कि इस पर रोक लगा दिया जाए। और उन्होंने एक मार्शल लॉ लागू कर दिया था। मतलब कि आप कोई भी भीड़ एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकती है, ना आप सभा कर सकते हो, न ही कोई भी 4-5 व्यक्ति एक साथ गुट बनाकर खड़े नहीं रह सकते हैं, कोई भी आप एक सब ग्रुप बनाकर नहीं खड़े हो सकते हो। तो इस तरह उसने मार्शल लॉ लागू कर दिया था, किसने, अंग्रेज सरकार ने, है ना। तो अंग्रेज सरकार द्वारा 10 अप्रैल 1919 को मार्शल लॉ की घोषणा कर दी गई थी। अब पूरी तरह से सैनिक कानून लागू कर दिया गया था। तो ये भी डेट ध्यान रखना बेटा, कब किया गया था, 10 अप्रैल। कब किया गया था, 10 अप्रैल 1919 को मार्शल लॉ, ठीक है ना, मार्शल लॉ लागू। अब अंग्रेज सरकार ने क्या किया कि हम एक मार्शल लॉ लागू कर देते जिसमें कोई भी भीड़ इकट्ठा नहीं हो सकती है, कोई भी 4-5 व्यक्ति ग्रुप बनाकर खड़े नहीं हो सकती हैं। लेकिन जैसा आपको पता होगा बेटा, इतने समय पहले जो है संचार की जो हम कह सकते हैं फैसिलिटी सुविधाएं बहुत कम होती थी। कोई भी सूचना एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में समय लगता था, क्योंकि इस समय जो सूचना का माध्यम था वो जो सबसे बेहतर माध्यम वो एक रेडियो होता था, है ना। तो रेडियो या समाचार पत्र के माध्यम से कोई भी सूचनाएं पहुंच सकती थी। लेकिन सूचनाएं पहुंचेगी कैसे, क्योंकि अंग्रेज सरकार ने तो पहले से ही जो है जो सरकार ने जो कानून बनाया था रोलेट एक्ट, उसके तहत उन्होंने प्रेस पर पाबंदी लगा दी थी। तो कुछ भी छापने से पहले, कुछ भी समाचार देने से पहले हमें अंग्रेजों की अनुमति लेना जरूरी होता था, नहीं तो हम किसी प्रकार का समाचार पत्र छाप नहीं सकते थे। तो सूचना एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में बहुत समय लगता था। तो ऐसे में दूर दराज के एरिया में अभी तक सूचना नहीं पहुंची थी कि अब मार्शल लॉ लागू हो चुका है, अब एक साथ लोगों को इकट्ठा होने पर रोक लगा दी गई है अंग्रेज सरकार के द्वारा, ठीक है ना। ऐसे लोगों को पता नहीं था। तो उसी समय 13 अप्रैल को वैशाखी, कह सकते वैशाखी का पर्व था, ठीक है ना, जो सिख समुदाय का विशेष पर्व होता है, वैशाखी का पर्व था। ये घटना है आपके 13 अप्रैल की। कब है, 13 अप्रैल 1919 की, 13 अप्रैल 1919 की घटना है, ठीक है बेटा। 13 अप्रैल 1919 को क्या था, वैशाखी पर्व था, ठीक है। और ये वैशाखी का जो पर्व है, ये पर्व मनाने के लिए सिख समुदाय के लोग हैं वह अमृतसर के जलियांवाला बाग नामक स्थान पर इकट्ठा हुए थे, जो कि पंजाब में है, ठीक है ना बेटा। ये जो जलियांवाला बाग है ना, ये जगह कहां पर है, ये आपके अमृतसर के अंदर है, ठीक है। और अमृतसर कहां पर है, पंजाब के अंदर है, क्योंकि मानचित्र के रूप में आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए याद रखना, ठीक है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि जलियांवाला बाग जो है ये अमृतसर पंजाब में, यहाँ पर जो है सिख समुदाय के लोग जो है अपना उत्सव पर्व, ये वैशाखी पर्व मनाने के लिए एक साथ इकट्ठा हुए थे वहां पर। जो वो इकट्ठा थे और कुछ लोग जो है बेटा अंग्रेज सरकार द्वारा बनाए गए इस रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए भी खड़े हुए थे, क्योंकि उनके जो नेता थे, है ना, सैफुद्दीन किचलू वगैरह, उनको जो है गिरफ्तार कर लिया गया था। तो वे लोग, कुछ लोग इसलिए भी इकट्ठा हुए थे कि भाई हम इस सरकार द्वारा बनाए गए अधिनियम का विरोध करेंगे। तो इस विरोध करने के उद्देश्य से भी इकट्ठा हुए थे, और दूसरा उद्देश्य क्या था, उनका ये अपना जो पर्व है वो अच्छे तरीके से मनवाना था, ठीक है। और उन लोगों को पता नहीं था कि अंग्रेज सरकार द्वारा 10 अप्रैल को मार्शल लॉ लागू किया जा चुका है, क्योंकि ये जो स्थान है ये शहर से थोड़ा सा दूर था। तो वहां पर अभी खबर नहीं गई थी प्रॉपर पूरी तरह से कि अभी मार्शल लॉ लागू हो चुका है, एक साथ भीड़ इकट्ठा नहीं हो सकती है। उनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था इस चीज का, कुछ भी उसको पता नहीं था।
वो लोग इकट्ठा हुए सरकार के इस कार्य का जो विरोध करने के लिए भी और साथ में अपना पर्व मनाने के लिए। सैकड़ों की संख्या में लोग वहां पर इकट्ठा थे, ठीक है ना। तभी वहां से अंग्रेज का जो अधिकारी था जनरल डायर, है ना, तो ये जो जनरल डायर है, ये जनरल डायर जो है वहां से निकलता है, ठीक है ना। ये जनरल डायर जो है अपनी सेना के साथ वहां से निकलता है उस बाग के आगे से, और निकलते वो देखता है इस बाग में इतने सारे लोग इकट्ठा है, जबकि अभी मार्शल लॉ लागू हो चुका है। 2-5 लोगों को भी इकट्ठा होने से बिल्कुल मना है, और यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठा हैं। तभी वो क्या करता है, उस जलियांवाला बाग से बाहर निकलने के लिए जितने भी रास्ते थे उन सबको वो बंद करवा देता है, और अपने जो हथियारबंद सैनिक थे, क्योंकि उसके साथ सेना थी, वो सभी हथियारबंद थे, मतलब उनके पास हथियार थे, तो अपनी सेना को आदेश देता है कि इन पर गोलीबारी करो। एक तो रास्ता बंद करवा दे चारों तरफ से, बाहर निकलने का किसी प्रकार का उनको मौका नहीं दिया लोगों को, ऊपर से उनको फिर गोलियां बरसाने का आदेश दे दिया। सारे सैनिकों ने, हथियारबंद सैनिकों ने गोलियां चलाना शुरू किया, और सैकड़ों की संख्या में लोग जो है उनकी मृत्यु हो चुकी थी। तो इसी घटना को कहा जाता है जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। क्लियर है। अब देखो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, जो एक कहते हैं ना उस समय की ऐसी घटना जो सभी भारतीयों को हिला कर रख दिया इसने, ठीक है। और पूरे भारतीयों के मन में अंग्रेजों के खिलाफ तीव्र गुस्सा फूट चुका था। अब उनको लग रहा था कब इन अंग्रेजों को यहां से बाहर निकाल सकते हैं। तो महात्मा गांधी के द्वारा ही, है ना। अब देखिए यहां पर जो मैं बता रहा हूं, ध्यानपूर्वक आप लोग सुनना। आपको पता होगा कि महात्मा गांधी ने ही 1901 महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी, हिंद स्वराज, ठीक है ना। हिंद स्वराज 1909 में पुस्तक लिखी गई थी महात्मा गांधी के द्वारा 1909 में। और इस पुस्तक में महात्मा गांधी ने क्या कहा था, महात्मा गांधी का कहना था भाई कि जब तक हम अंग्रेजों का सपोर्ट करेंगे तब तक कि अंग्रेज हमारा भारत छोड़कर नहीं जाएंगे। अगर भारत में अंग्रेज अभी तक टिके हुए हैं, अभी तक अगर भारत में अंग्रेज हैं, तो उसका एक ही कारण है कि हम भारतीय लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तभी तो वो भारत में हैं। अब सपोर्ट करने का मतलब यूं नहीं है कि हम उनको कह रहे हैं कि हाँ आप हमारे ऊपर राज करो। सपोर्ट का मतलब था कि हम लोग अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई वस्तु का उपयोग करते हैं, मतलब कि विदेशी वस्तु का प्रयोग करते हैं। हम लोग अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई स्कूल और कॉलेजों का जो है वहाँ पर उसका उपयोग करते हैं, वहाँ पर हमारे छात्र पढ़ने जाते हैं। हम अंग्रेज सरकार के आगे नौकरी करते हैं, उनकी कंपनियों में नौकरी करते हैं, और अंग्रेज सरकार के जो भी मुकदमे हैं वही हमारे वकील लड़ते हैं। तो इस तरह से हम उनका सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसलिए वो भारत में बैठे हैं। अगर हम लोगों ने ऐसा सपोर्ट करना बंद कर दिया उनका, तब वो बहुत ही जल्दी भारत को छोड़कर यहाँ से चले जाएंगे हमें आज़ादी देकर। ऐसा उन्होंने अपनी इस पुस्तक में कह दिया था, ठीक है ना। ये 1909 में उन्होंने कह दिया था। अब घटना आगे बढ़ती है। जब 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड होती है, तो इससे महात्मा गांधी बड़े दुखी होते हैं, और वो तय करते हैं कि अब हमें भारतीयों का सहयोग करना बंद करना पड़ेगा। अगर हम इसका सहयोग करेंगे तो यहाँ से जाएंगे नहीं, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर जो है असहयोग आंदोलन शुरू करना पड़ेगा। उन्होंने कह दिया अब हमें क्या शुरू करना पड़ेगा, असहयोग आंदोलन। अब इस असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव लाया गया था कलकत्ता अधिवेशन में, ठीक है ना। अब कहा गया था 1920 की बात है, कब, सितंबर 1920 की बात है, ठीक है। सितंबर 1920 में कलकत्ता अधिवेशन में प्रस्ताव लाया गया था, ठीक है। कलकत्ता अधिवेशन में प्रस्ताव कांग्रेस लेकर आई थी अधिवेशन में प्रस्ताव, क्योंकि आपको पता है बेटा कि 1985 के बाद, है ना, 1885 के बाद 1885 के बाद जो है, जो भी हमारे भारत में जो भी आंदोलन वगैरह कुछ भी ऐसा कार्यक्रम किया जाता था, तो पहले कांग्रेस की जो कार्यकारी समिति वगैरह होती थी उससे अनुमति ली जाती थी, और उसी के नेतृत्व में सारा कार्य होता था, ठीक है। जब तो कहते हैं ना कि कांग्रेस को सेफ्टी वॉल की संज्ञा दी गई थी, जो अंग्रेजों का सुरक्षा करा। ऐसे तो एकदम से कहीं पर भी आंदोलन हो जाता था, अंग्रेजों को पता ही नहीं चलता था। तो इसलिए वहां पे एक जिस 1857 की क्रांति हुई थी, आपको पता ही होगा, उसके बाद एक ऐसी कांग्रेस बना दी गई, जो भी आंदोलन होगा
वो पहले वहां से प्रस्ताव पास होगा, फिर आंदोलन होगा, ताकि अंग्रेजों को भी पता रहे कि हाँ आंदोलन होने वाला है, तो पहले से उसके हिसाब से कार्य करे। ठीक है, वो तो अंग्रेजों को इसलिए कहा गया था ताकि वो बनाने दे हम लोगों को ऐसा, वरना वो बनाने नहीं देते ऐसे कोई भी दल। तो उसमें कांग्रेस समिति बनेगी थी। तो कांग्रेस जो बैठक हुई थी कलकत्ता के अंदर, उस कलकत्ता अधिवेशन में, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के अंदर सितंबर 1920 में एक प्रस्ताव लाया गया कि अब हम सहयोग नहीं करेंगे अंग्रेजों का, इसलिए भारत में असहयोग आंदोलन शुरू करना पड़ेगा। ठीक है, यह प्रस्ताव रखा गया था सितंबर 1920 में। और इसके बाद में दिसंबर 1920 के अंदर नागपुर में एक अधिवेशन होता है, नागपुर है ना। तो कांग्रेस का जो अगला अधिवेशन होता है कार्य समिति का, वो होता है आपके दिसंबर 1920 में नागपुर के अंदर। और उस अधिवेशन के अंदर इस प्रस्ताव को पास कर दिया जाता है। प्रस्ताव कलकत्ता में रखा और पास होता है नागपुर अधिवेशन के अंदर। इसको पास कर दिया, हाँ अब आप असहयोग आंदोलन शुरू कर सकते हैं भारत में। ठीक है ना। अब असहयोग आंदोलन की प्रमुख कार्यक्रम क्या थे? हम असहयोग आंदोलन तो करेंगे, क्या करेंगे हम लोग? असहयोग आंदोलन। ठीक है, अब असहयोग आंदोलन तो हम शुरू करेंगे, इसके प्रमुख कार्यक्रम क्या होंगे? ठीक है, कि इसमें हमें क्या क्या करना होगा भाई? अगर असहयोग करेंगे तो इस कार्यक्रम में हमें कौन कौन सी चीजें करनी पड़ेगी? तो जैसे कि मैं आपको बता, उन्होंने बोला था, सबसे पहले बोला था विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना पड़ेगा। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार मतलब जो भी विदेशी वस्तुएं हैं हमें उसका उपयोग नहीं करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? स्वदेशी का प्रयोग, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग। ठीक है, हम कल स्वदेशी वस्तु का प्रयोग करेंगे, विदेशी वस्तु का प्रयोग नहीं करेंगे। दूसरा बोला था सरकारी कर्मचारियों ने अपना इस्तीफा दे दिया। जो भी अंग्रेज सरकार के नौकरी करने वाले थे तो सरकारी कर्मचारियों द्वारा इस्तीफा, सरकारी कर्मचारियों द्वारा इस्तीफा। ठीक है ना, उन्होंने भी अपना क्या दे दिया? रेजिग्नेशन लेटर दे दिया। उन्होंने बोले हम भी त्याग पत्र इस्तीफा देते हैं। विद्यार्थियों ने क्या किया? विद्यार्थियों ने स्कूल और कॉलेज छोड़ दिए। विद्यार्थियों द्वारा स्कूल और कॉलेजों का बहिष्कार, स्कूल एवं कॉलेजों का बहिष्कार। उन बोले हम भी जो भी अंग्रेजों के द्वारा बने गए स्कूल हैं या कॉलेज हैं हम उसमें पढ़ने नहीं जाएंगे, उसका बहिष्कार कर दिया। और जो वकील थे उन्होंने अंग्रेजों का मुकदमा लड़ना बंद कर दिया, है ना। वकीलों द्वारा अंग्रेजों का मुकदमा लड़ना बंद कर दिया। वकीलों द्वारा अंग्रेजों की पैरवी करना या अंग्रेजों के मुकदमे लड़ने से मना कर दिया गया। मुकदमे लड़ने से मना कर दिया गया। ठीक है ना, मतलब ये रचनात्मक कार्यक्रम कह सकते हो आप ऐसे कि भाई अब बोला अशोक तो हम कर लेंगे लेकिन कैसे करना है। तो बोला ठीक है हम ऐसा करेंगे, जो भी विदेशी वस्तु उसका प्रयोग नहीं करेंगे, केवल स्वदेशी वस्तु का प्रयोग करेंगे जिसका निर्माण भारत में हुआ है, केवल भारतीय वस्तु को हम लोग खरीदेंगे। सरकारी कर्मचारी ने बोला हम अंग्रेजों के द्वारा जो भी सरकारी विभाग जो डिपार्टमेंट है वहां पर हम कार्य नहीं करेंगे, नौकरी नहीं करेंगे। उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। विद्यार्थियों ने बोला कि हम जो भी सरकारी जो कॉलेज हैं, जो विद्यालय हैं, हम उसमें पढ़ने नहीं जाएंगे। उन्होंने वहां से पढ़ने से स्पष्ट मना कर दिया। और वकीलों ने बोला जो भी अंग्रेजों के हम पैरवी करते हैं, उनके जो केस लड़ते हैं बेटा, वो केस लड़ने से भी इन्होंने मना कर दिया। तो ये था आपके असहयोग के रचनात्मक कार्यक्रम जो कि सभी लोग कर रहे थे कि हम इस तरह का प्रोग्राम बनेंगे ताकि यहां पर पूरी तरह से मना हो जाए। अब देखो यहां पर अपने दो चीजें ये ध्यान रखना बेटा, एक तो आपने सितंबर 1920 का प्रस्ताव ध्यान रखा था, क्योंकि कंफ्यूजन होता, बच्चे कहते हैं सर ये असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ, 1920 या 21 कब शुरू हुआ था, है ना, ऐसा आपके दिमाग में रहता है। अगर में देखा जाए तो अगर दिसंबर 1920 में प्रस्ताव पास होता है, दिसंबर 1920
नागपुर अधिवेशन, इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना बेटा। नागपुर अधिवेशन, अधिवेशन पारित, ठीक है ना। अधिवेशन में प्रस्ताव पास, यहां पे प्रस्ताव पास हो गया था कि भाई आप अब जो है ऐसा आंदोलन कर सकते हैं। तो ये दोनों कलकत्ता अधिवेशन और कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन, ये दोनों कांग्रेस के अधिवेशन थे। तो यहाँ पर अब यस हो गया, दिसंबर 1920 में यस हो गया, हाँ अब असहयोग आंदोलन आप शुरू कर सकते हो। तब पढ़ते जनवरी 1921 में असहयोग खिलाफत आंदोलन शुरू हो गया। मतलब यहाँ पर तब भी असहयोग के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, आंदोलन के बारे में, ठीक है ना। लेकिन जब शुरू हुआ था 1921 में, तो आप क्या पढ़ते हो यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं असहयोग खिलाफत आंदोलन। तो यहां पर भी कई सारे बच्चे पूछते हैं असहयोग खिलाफत आंदोलन का मतलब क्या है। असहयोग खिलाफत आंदोलन, ठीक है, 1921। अब यहां पे देखो बेटा, एक घटना याद रखना, आप ये जो मैं बता रहा हूं इसकी एक घटना याद रखना। क्या है, पहले इससे पहले आपको खिलाफत आंदोलन पढ़ना जरूरी है। इससे अगर पहले आप पढ़ोगे तो आपको एक खिलाफत आंदोलन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। यहां पर मैं बता देता हूं खिलाफत आंदोलन के बारे में पहले आपको, ठीक है। ये खिलाफत आंदोलन क्या था, जो कि इसमें आपके जिक्र भी दे रखा है असहयोग आंदोलन के साथ साथ ही खिलाफत आंदोलन के बारे में, ठीक है। अब आपको पता होगा खिलाफत आंदोलन 1919, ये क्या था खिलाफत आंदोलन 1919। इसका ध्यान से सुनना कि एक खलीफा होता था, खलीफा का पद जो तुर्की था, तुर्की और जो अपन कहते हैं ओटोमन साम्राज्य, जो ओटोमन साम्राज्य है, मुस्लिम साम्राज्य, ओटोमन का मतलब मुस्लिम साम्राज्य, ठीक है। उसके ओटोमन साम्राज्य के अंदर एक पद होता था खलीफा का पद। क्या होता था, खलीफा का एक पद था, खलीफा। ये खलीफा कौन था बेटा, ये जो खलीफा था वो था आपके मुस्लिम साम्राज्य का, मुस्लिम साम्राज्य में राजनीतिक एवं धार्मिक प्रधान के द्वारा, धार्मिक प्रमुख, मतलब कि जो मुस्लिम धर्म है, जो समुदाय है, मुस्लिम साम्राज्य, मुस्लिम समुदाय में कह दो बोले आप, है ना, साम्राज्य में था ये भी, मुस्लिम समुदाय में कह दो बोले कि मुस्लिम समुदाय का जो है, मुस्लिम समुदाय में राजनीतिक और धार्मिक जो प्रमुख था उसे क्या कहा जाता था, खलीफा, ठीक है। लेकिन जैसा मैंने कहा था जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसके अंदर जब तुर्की हार चुका था, क्योंकि तुर्की किस में था आपने शुरू से देखा था, तुर्की जो धुरी राष्ट्र में है, ठीक है। तुर्की किसके अंदर है, यहाँ पे आपने देखा था तुर्की जो है धुरी राष्ट्र के अंदर है। ये जीत जाते हैं, ये जीतने के बाद ब्रिटेन क्या करता है आपको पता है, तुर्की का जो खलीफा का पद था, जो ओटोमन साम्राज्य के अंदर जो खलीफा का पद होता था बेटा, उसकी शक्तियां पूरी कम कर दी और उसका पद खत्म कर दी। एक तरह से देखा जाए तो मुस्लिम समुदाय के जितने भी लोग थे उनके मन में बहुत गुस्सा आया अंग्रेजों के खिलाफ कि भाई हमारे जो धार्मिक प्रमुख है, जो हमारे राजनीतिक प्रमुख है, उसका आपने बिल्कुल शक्तियां कम कर दी, उनको बिल्कुल खत्म कर दिया आप लोगों ने। तब मुस्लिम समुदाय के सारे लोगों ने विरोध करना शुरू किया। तो ऐसे ही भारत में भी खलीफा का जो पद हटाने के खिलाफ जो आंदोलन हुआ था उसे खलीफा आंदोलन कहा जाता, खिलाफत आंदोलन कहा जाता, सॉरी, ठीक है ना, उसे खिलाफत आंदोलन कहा जाता है। तो ये जो खिलाफत मतलब कि विरोध करना, अंग्रेज सरकार का विरोध कर रहे हैं, इस कार्य, इस नीति का आपने खलीफा का पद खत्म क्यों किया। तो इस खिलाफत आंदोलन के अंदर दो व्यक्तियों का नाम प्रमुख है, इस खिलाफत आंदोलन के अंदर दो व्यक्तियों का नाम प्रमुख है जिसे कहा जाता है अली बंधु, अली बंधु, ठीक बेटा। ये अली बंधु में कौन कौन है दोनों, तो यहां पर आपको नाम ध्यान रखना, एक था शौकत अली, एक है मोहम्मद अली। शौकत अली एवं मोहम्मद अली, ये दोनों भाई है, ठीक है ना, इनको अली बंधु के नाम से जाना जाता है, ठीक है। शौकत अली और मोहम्मद अली, इन दोनों को अली बंधु के नाम से जाना जाता है। इन दोनों भाइयों के द्वारा भारत में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की गई थी 1919 में, और इसलिए इन्होंने क्या बनाया था, एक आपको पता है, इन्होंने एक खिलाफत समिति का गठन किया था मार्च 1919 में, ठीक है। यहाँ पर वही मैं लिख देता हूं, खिलाफत समिति बने 1919 में, खिलाफत समिति 1919 मार्च 1919 में बनी थी।
मार्च 1919। ठीक है, उन्होंने एक खिलाफत समिति बनाई कि भाई हम लोग क्या करेंगे, जो ये खलीफा का पद हटाए इसके खिलाफ हम आंदोलन करेंगे। तो महात्मा गांधी के पास ये लोग गए थे और इन्होंने निवेदन किया उनको कि आप हमारे इस खिलाफत समिति के अध्यक्ष बन जाइए। ठीक है, और हम चाहते हैं आप भी हमारे साथ जुड़ के इसका नेतृत्व करें। तो महात्मा गांधी ने कहा था भाई कि ये बहुत ही अच्छा अवसर है, क्योंकि हम लोग भी अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन शुरू कर रहे हैं और ऊपर से ये लोग भी जो है खिलाफत आंदोलन शुरू कर रहे हैं। और वैसे भी अंग्रेजों को अगर बाहर से निकालना है तो हम सबको एकजुट होकर निकालना पड़ेगा। जो हिंदू और मुस्लिम समुदाय जब तक एकजुट नहीं रहेंगे, जब वो एक होकर इसका विरोध नहीं करेंगे अंग्रेजों का, तब तक हम अंग्रेजों को यहाँ से नहीं निकाल सकते। और ये बहुत अच्छा अवसर है, ये बहुत अच्छा मौका है कि ये लोग भी नाराज हैं अंग्रेजों से और हम लोग भी नाराज हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा रोलेट एक्ट बनाया, जलियांवाला बाग हत्याकांड किया और मतलब बहुत ज्यादा करने लगे हैं, एक्सट्रीम लेवल का हमें परेशान करने लगे अंग्रेज। तो ऊपर से मुस्लिम समुदाय के लोग भी अभी उनके खिलाफ है। तो क्यों ना हिंदू और मुस्लिम एक होकर अगर इनका विरोध करें तो बहुत जल्दी अंग्रेज भारत से चले जाएंगे। तो ऐसा अच्छा अवसर था, ऐसा अच्छा मौका था, महात्मा गांधी इसको हाथ से जाना नहीं देना चाहते थे। तो बोला ठीक है, मैं आपके अध्यक्ष हूँ और हम आज के बाद जो असहयोग आंदोलन शुरू किया जाएगा, जो असहयोग आंदोलन शुरू होगा बेटा, उसमें हम क्या करेंगे, खिलाफत आंदोलन को साथ साथ चलेंगे, ये दोनों एक साथ चलेंगे। ठीक है ना, असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन दोनों क्या करेंगे, एक साथ चलेंगे। और इसलिए हमने कहा था 1921 में इसको शुरू किया गया था, जनवरी 1921 ये नाम आता है। और नाम क्या लिखते हैं, असहयोग खिलाफत आंदोलन, क्योंकि दिसंबर 1920 में असहयोग आंदोलन जो है प्रस्ताव पास हो गया था और ये खिलाफत समिति पहले बन चुकी थी, आंदोलन कर ही रहे थे, इन दोनों को एक करके साथ में शुरू किया गया था 1921 में। अब एक दिमाग में आपके एक और क्वेश्चन आएगा, लास्ट इस असहयोग आंदोलन से जुड़ा हुआ है एक घटना है चोरी चोरा कांड, इसको भी बता ही देते हैं, चोरी चोरा। अभी चोरी चोरा कांड जो है, ठीक है ना, ये आपका होता है 5 फरवरी 1922 में। ठीक है ना, और उसी वजह से क्या होता है, असहयोग आंदोलन पर रोक दिया जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, असहयोग आंदोलन स्थगित, मतलब कि इसको रोक दिया जाता है, स्थगित कर दिया जाता है। क्यों कर दिया जाता है कि जब ये आंदोलन चल रहा था, और आपको पता ही होगा महात्मा गांधी तो अहिंसक के पुजारी थे, है ना, तो हमेशा कहते थे भाई हमें तो सत्याग्रह और अहिंसा, इन चीजों को हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। तो पहले से गांधी जी ने कह रखा था, सभी जितने भी क्रांतिकारी लोग थे, जितने भी आंदोलनकारी थे, उन सबको बोला था भाई कि हमें हिंसा का प्रयोग नहीं करना, हिंसा किसी प्रकार से हमें इसके साथ में नहीं जोड़नी है। तो अहिंसात्मक तरीके से आंदोलन शुरू हुआ था, बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था, अंग्रेज परेशान हो चुके थे, सब लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा भी इसके अंदर लिया था। लेकिन होता क्या है, चोरी चोरा नामक घटना जो होती है, देखो बेटा चोरी चोरा है कहाँ पर, यूपी उत्तर प्रदेश के अंदर है, ठीक है ना गोरखपुर उत्तर प्रदेश। तो वहां पर जो है उत्तर प्रदेश के अंदर ये चोरी चोरा नामक एक जगह पर पुलिस थाना था। जब वहां से क्रांतिकारी जा रहे थे, आंदोलनकारी जा रहे थे, तो आंदोलनकारी और पुलिस उन दोनों के बीच में थोड़ी सी कहासुनी हो जाती है, मुठभेड़ हो जाती है, और जो क्रांतिकारी थे उन्होंने क्या किया, पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी जिंदा जल गए थे। बस उसी को महात्मा गांधी ने बोला, ये हमने जो एक अहिंसात्मक तरीके जो आंदोलन शुरू किया था, अब इसमें हिंसा होने लगे हैं, जबकि मैं हिंसा को कतई इसमें शामिल नहीं करना चाहता हूं। और इसी वजह से महात्मा गांधी ने 5 फरवरी 1922 को चोरी चोरा कांड के वजह से असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था, रोकने का ऐलान कर दिया था, हम इसको रोक देंगे, आज यहीं पर खत्म कर देंगे। हालांकि बहुत सारे भारतीय लोग इससे नाराज भी होते हैं, आपको पता होगा चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू ने मिलकर इसके बाद क्या बना दी, एक स्वराज पार्टी बना दी थी। सुभाष चंद्र बोस भी से नाराज हुए थे कि भाई हम जब उस लेवल तक पहुंच चुके थे कि अब अंग्रेज ज्यादा दिन भारत में टिक नहीं पाएंगे, अब वो जाने वाले हैं, 1 साल के भीतर भीतर स्वराज मिल जाएगा, हमें अपनी आजादी मिल जाएगी। और ऐसे में अचानक से अपनी आंदोलन वापस ले लिया, वो नाराज भी हुए थे। लेकिन महात्मा गांधी कहते थे मैं हिंसा को बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, बस इसी वजह से उन्होंने इसको स्थगित कर दिया था। तो आज क्लास में हमने देख लिया था कि इस तरह से प्रथम विश्व युद्ध होता है। अंग्रेज हमें कहते हैं भारतीयों को कि आप हमें सपोर्ट कीजिए, हम आपको इनाम देंगे, और इनाम क्या दिया, रोलेट एक्ट दिया, एक काला कानून बनाया जिसमें किसी भी भारतीय को प्रेस की आज़ादी और जो राजनीतिक उनका आज़ादी थी वो बिल्कुल उनसे छीन ली गई। और ये कहा गया था अगर आप ऐसा कुछ करते हो तब बिना मुकदमा चले आपको 2 वर्ष के लिए जो है जेल में डाल दिया जाएगा। मतलब कि आपकी सुनवाई भी नहीं होगी, ना दलील ना वकील, आपको वकील करने का भी अधिकार नहीं होगा, सुनवाई का अधिकार भी नहीं होगा, आपको बिना सूचना सीधा जेल में डाल दिया जाएगा, 2 साल तक आपको जेल हो जाएगी।
तो इसी के खिलाफ महात्मा गांधी ने एक आंदोलन शुरू किया था कि हम पूरे भारत में एक हड़ताल करेंगे 6 अप्रैल को। अंग्रेज सरकार ने बोला भाई ये तो बहुत खराब हो जाएगा। उसने 10 अप्रैल को क्या किया, मार्शल लॉ लागू कर दिया। अब मार्शल लॉ की सूचना दूर दराज के इलाकों में पहुंची नहीं। ऐसे में जलियांवाला बाग जो स्थान है वहां पर कुछ सिख समुदाय के लोग जो हैं इस सरकार के जो रोलेट एक्ट के खिलाफ आंदोलन करने के लिए इकट्ठा हुए थे, और कुछ लोग जो है अपना वैशाखी पर्व मनाने के लिए इकट्ठा हुए थे। तभी वहां से जनरल डायर निकलता है। उसने कहा भी मार्शल लॉ लागू, लोग इकट्ठा क्यों हैं, और अपने सैनिकों को आदेश देते इन पर गोलियां चलाओ, और वहां सैकड़ों की संख्या में लोगों को मार दिया जाता है। ये घटना है 13 अप्रैल 1919 की। महात्मा गांधी और भारतीय लोग इससे बहुत नाराज होते, बहुत दुखी होते हैं और तय करते हैं कि अब इन अंग्रेजों को यहाँ से भगाना पड़ेगा। 1 साल के भीतर भीतर हमें स्वराज लाना पड़ेगा, हमें आज़ादी लेनी पड़ेगी, और इसके लिए हम असहयोग आंदोलन शुरू करते हैं। इधर असहयोग आंदोलन शुरू किया था, दिसंबर 1920 में प्रस्ताव पास हो गया था। उधर खिलाफत आंदोलन भी शुरू हो चुका था मार्च 1919 में। तो इन दोनों को मिलाकर हमने असहयोग खिलाफत आंदोलन शुरू किया था 1921 में, जनवरी 1921 में, है ना। ये भी बहुत अच्छा चल रहा था, जिसमें विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार किया, विदेशी वस्तु का बहिष्कार किया गया, उनकी होली जले गई, स्वदेशी वस्तु का प्रयोग हुआ था, वकीलों ने अदालतें जो मुकदमा लड़ना छोड़ दिया था, ठीक है ना। सरकारी जो कर्मचारी थे, जो अंग्रेजों की नौकरी, उसने नौकरी छोड़ दी थी। बहुत अच्छा चल रहा था बेटा। तभी क्या होता है, चोरी चोरा कांड की घटना होती है, और उसी वजह से महात्मा गांधी नाराज हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, और उन्होंने कहा भाई ये आंदोलन यहीं पर ही बंद कर दिया जाता है। तो आज की क्लास में हमने जलियांवाला बाग हत्याकांड और असहयोग आंदोलन के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। शुरू से लेकर अंत तक की घटना, प्रथम विश्व से लेकर हमने पढ़ा चोरी चोरा कांड तक की पूरी घटना पढ़ ली है। ऐसे ही शॉर्ट में हम और अच्छी अच्छी घटनाओं को जानेंगे अपने इसी चैनल पर, इसी वीडियो के साथ। लेकिन आपका काम बेटा, इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले तो सब्सक्राइब कीजिए। दूसरा, आपके जो दोस्त हैं, मित्र जो 10वीं बोर्ड में हैं, उनको भी क्लास शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका फायदा पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद, नमस्कार।